तो चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिटायरमेंट का मतलब है कि एक पार्टनर हमें छोड़कर चला जाएगा। तो जब पार्टनर हमें छोड़कर चला जाता है तो हम उसको भी कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसका मतलब है, रिटायरमेंट का मतलब है कि ये पार्टनर सीजेस टू बी ए पार्टनर ऑफ द फर्म, यानी कि एक पार्टनर अब पार्टनर नहीं है, बस सिंपल। लेकिन सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब क्वेश्चन पूछ सकता है या आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर कैसे रिटायर होता है। तो हम कहते हैं कि भाई पार्टनर जो है वो कैसे रिटायर होता है। ए, इफ़ देयर इज़ एन एग्रीमेंट, तो अगर पहले से डीड में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल 2023 को बी रिटायर हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है इफ़ ऑल अदर पार्टनर्स एग्री टू हिज रिटायरमेंट। अब मान लो उन्होंने पहले से डीड नहीं बना रखी या पहले से एग्रीमेंट नहीं कर रखा और फिर सब पार्टनर्स एग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई तुम रिटायर हो जाओ, तो फिर वो रिटायर हो सकता है। और तीसरा जो होता है वो पार्टनरशिप इन केस एट विल के केस में होता है। अब इसमें दो तरह के पार्टनरशिप होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड पार्टनरशिप। फिक्स्ड पार्टनरशिप जो होती है उसका टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, लेकिन पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि जब तक आपका मन कर रहा है तब तक आप पार्टनर्स होते हो। तो उस केस में अगर आप रिटर्न में नोटिस दे देते हो या अपना कंसेंट दे देते हो कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो फिर आप रिटायर हो सकते हो। तो लेकिन उसमें आपको रिटर्न में देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब 3 तरीके हैं, ये याद रखना रिटायर होने के, कि अगर एग्रीमेंट है या फिर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाए। तो इसमें आप ओरली भी रिटायर हो सकते हो कि आपने बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ और बाकी कह रहे हैं चलो ठीक है हो जाओ, तो फिर रिटायर हो जाओगे। अदरवाइज फिर आपको रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा कि भाई मैं रिटायर होना चाहता हूँ। अच्छा, अब एक और इसमें मज़ेदार पॉइंट था कि जो रिटायर हो जाता है पार्टनर, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी कब तक चलती रहती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो उसकी लायबिलिटी बताओ कब तक चलती रहेगी, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो अगर आप रिटायर होते हो या कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, तभी फिर मतलब उसका रिटायरमेंट वैलिड माना जाएगा। नहीं तो फिर वो आगे तक लायबल बना रहेगा और पता चला जेल भी हो जाए। चलो, फिर हमने टॉपिक्स लिखे थे मेनली, तो इसके अंदर जो हमसे पूछता है तो टॉपिक्स एक बार आप देख लो कि भाई क्या थे। रेशियोज़ का था, गुडविल का ट्रीटमेंट था जो हम अभी देखेंगे, बाकी फ्री रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, वो सब हमें पता ही है। बाकी नया टॉपिक अगर देखें तो वो बेसिकली है लोन अकाउंटिंग रिटायरिंग पार्टनर का, और बैलेंस शीट विद कैपिटल एडजस्टमेंट्स, ठीक है जी। तो पहले गेनिंग और नए रेशियो की बात कर लेते हैं। तो इसमें मोटा मोटा पहला जो केस है ज़्यादातर वो आता है एग्ज़ाम में, जो बहुत सिंपल है। तो इसमें देखो हमने लिखा था कि 3 पार्टनर्स हैं, लेट्स से ए बी सी, 3 to 1, और बी पार्टनर रिटायर हो गया। तो बस आपको सिंपली बी पार्टनर को हटाना है। तो जो ए और सी का रेशियो बच गया 3:1, उसी को हम गेनिंग भी कह देंगे और उसी को न्यू भी कह देंगे। तो ये सबसे सिंपल होता है। बाकी कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको नया रेशियो दे दे, तो उस केस में जो हमने पहले पढ़ा बिल्कुल उसी तरह से हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल सकते हैं। बाकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ हमने लिख रखी है, वो देख लो। अगर आप ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करते हो तो पॉजिटिव वाले को सैक्रिफाइस कहेंगे, नेगेटिव वाले को गेन कहेंगे। लेकिन अगर आप न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करते हो तो पॉजिटिव वाले को गेन कहेंगे और नेगेटिव वाले को सैक्रिफाइस कहेंगे। तो आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आता है वैसे तो। अच्छा जी, उसके बाद नए रेशियो निकालने के हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। ये सब क्वेश्चन यहाँ पर छोटे मोटे से हैं, आसान से हैं। तो इसमें अगर आप इम्पोर्टेंट लिखना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ नंबर, वो आप थोड़ा सा मार्क कर लेना अपने रिवीजन के लिए, और बाकी उन्हीं को प्रैक्टिस करके देख लेना। जैसे एक क्वेश्चन 10, ये आप मार्क कर सकते हो, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसका आपको वैसे ही बता देता हूँ कि क्या था इसमें। तो बस आप बुक ऐसी मार्क कर लेना चाहें। इसमें 3 पार्टनर्स थे, उनका हमको रेशो दे रखा था, और क्वेश्चन ने बोला था मुरली रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। तो इसका मतलब है कि मुरली अपने शेयर का 2/3 हिस्सा नवीन को दे रहा है और रिमेनिंग शेयर वो ओम प्रकाश को दे रहा है। तो ये इस तरह की मतलब लैंग्वेज थी। तो इससे हमको गेनिंग रेशो भी निकालना था और न्यू रेशो भी निकालना था, है ना। बाकी तो खैर सिंपल थे। अच्छा,
अब ये क्वेश्चन एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था जो मतलब आप रिवीजन के लिए रख सकते हो। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट कवर हो रहा था मेनली गुडविल का, ठीक है, वो मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से सिखा देता हूँ। तो देखो इसमें लिखा था कि 3 पार्टनर्स है, सुनील, शाहिद और डेविड, और उनका रेशो दे रखा है 4:3:2। शाहिद रिटायर्स एंड द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 72,000। तो अब आप बड़े ध्यान से सुनना, रिटायरमेंट चैप्टर में हमेशा 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 आप ये ध्यान रखना कि गुडविल जब भी दे रखी है तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको तब भी सिखाया था कि आप हमेशा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लो, ठीक है, क्या निकाल लो, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो गुडविल है 72,000 और शाहिद का शेयर है 3/9, तो कितना आ गया उसका शाहिद का शेयर 24,000। तो सबसे पहले आप ये लिख लो 24,000 और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर लो, ठीक है। और जो भी ये शेयर होता है ये कौन पार्टनर्स आपस में बियर करते हैं, गेनिंग रेशो में जो हमारे पुराने पार्टनर्स होते हैं जनरली, तो वो आप वर्किंग देख लो। तो इसमें जैसे हमने गेनिंग रेशो वर्किंग में निकाल लिया था कि सुनील और डेविड गेन कर रहे हैं और इनका गेनिंग रेशो कितना आ गया था 13:11। तो अब ये जो शाहिद को गुडविल का शेयर मिलेगा ये 13:11 में मिल जाएगा। तो मतलब आपको गुडविल का ट्रीटमेंट क्लियर हो गया, रिटायरमेंट के पूरे चैप्टर में यही रहेगा। अच्छा, बाय चांस अगर कोई सैक्रिफाइस कर देता पार्टनर, इन दोनों में से अगर मान लो कोई सैक्रिफाइसिंग होता तो क्या करते हम, तो फिर क्रेडिट कर देते उसको, हाँ, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर देते, तो वो भी मतलब हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मतलब हर क्वेश्चन में गुडविल की मोटा मोटी यही एंट्री और यही कॉन्सेप्ट चलता है। तो देखो हर क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं और गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में इसी तरह से काम हो रहा था। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर रहे थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे थे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आप एक ये वाला मार्क कर लेना 18th, इसको रिवीजन में ज़रूर रखना, इम्पॉर्टेंट था। अब 18th में क्या है वो मैं बता देता हूँ। 18th बेसिकली रिटायरमेंट के अंदर भी एक हिडन गुडविल का मतलब कॉन्सेप्ट होता है छोटा सा, तो वो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के क्या है। तो इसमें देखो दे रखा था कि शिवम, कपिल, दीपक जो है वो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 3:1:2 और 31 मार्च को कपिल रिटायर हो गया। हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 3,50,000। इसका मतलब है कि हमें 3,50,000 कपिल को देने, लेकिन फिर अगली लाइन में ऐसा लिखा होता है जनरली कि शिवम एंड दीपक पेड हिम 4,20,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो अब बस ये आपको मतलब इससे पता लग जाता है, तो हमको 3,50,000 देने थे रिटायरिंग पार्टनर को, लेकिन हम कितना दे रहे हैं 4,20,000। तो जो ये आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो ये उसका शेयर ऑफ गुडविल होता है। तो बस कितना था उसका शेयर ऑफ गुडविल 70,000। तो ये बेसिकली इससे हमको ये पता लग गया था कि 70,000 उसका गुडविल का शेयर है, बाकी गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में एक और अच्छी लाइन आगे जोड़ रखी थी कि हमने रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट सेटल करने के लिए उसको कैश नहीं पे करा, क्या पे करा, कंप्यूटर। तो इसीलिए अगर आप एंट्री देखेंगे तो सेकेंड एंट्री के अंदर हम उसको कैश नहीं पे कर रहे, हम क्या पे कर रहे हैं, कंप्यूटर। तो ये भी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी, गुडविल के लिए। बाकी ये सब नॉर्मल वही गुडविल के क्वेश्चन जो आप कर लोगे, है ना। बाकी रेजिंग गुडविल नहीं पढ़नी वैसे। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट पे। तो रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट तो पूरा सेम ही है, तो इसमें तो मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअली हमें नहीं करना है ना। तो रिवैल्यूएशन का तो मतलब आप 100% सेम समझ लो, तो इसके क्वेश्चन वगैरह तो एज इट इज़ सेम है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्री रिजर्व्स के ट्रीटमेंट। तो फ्री रिजर्व के क्या ट्रीटमेंट होते हैं रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर, बताओ। ओल्ड पार्टनर्स को मतलब हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसमें मतलब आपका ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। तो रिजर्व्स के ट्रीटमेंट सेम रहेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। अब एक मार्क कर लो क्वेश्चन एग्जाम के लिए 31, मतलब जब रिवाइज करो तो ये क्वेश्चन आप इसमें अपने रिवीजन में ज़रूर रख लेना।
तो 31 में मैं बता देता हूँ। 31 में क्या है कि भाई देखो, आपको एक रिज़र्व भी दे रखा है, एक WCR भी दे रखा है, PNL भी दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी दे रखा है। तो इससे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई हर तरह की चीज़ हो सकती है। बाकी क्वेश्चन में एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट इसमें डाल रखा था कि पार्टनर्स ये डिसाइड करना चाहते हैं कि वो सब कुछ ओरिजिनल वैल्यू पर रखेंगे। इसका मतलब वो इन सब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो ये बेसिकली आपका चेंज इन PSR चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। तो जब पार्टनर्स चेंज नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को, तो हम क्या करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली वो काम करना है। तो ये देखो इसकी वर्किंग। तो हमने पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकाल लिए, फिर हमने नेट अमाउंट निकाल लिया, चॉकलेट्स को जोड़ दिया, कूड़े को माइनस कर दिया, और फिर हमने एंट्री कर दी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो समझ गए, मतलब ये एक रिटायरमेंट के अंदर चेंज इन PSR का कॉन्सेप्ट लगवाने वाला क्वेश्चन उसका दे रखा था। फिर आते हैं जी अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पर। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं छोटी सी। तो मान लेते हैं C पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो C पार्टनर रिटायर हो जाएगा जब, तो आप उसका कैपिटल अकाउंट बनाओगे नॉर्मली, लेकिन जो उसका बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बताओ क्या करना है? बताओ सर। तो नीचे देख लो डब्बा। उस बैलेंस को या तो आप पे करते हो, अगर पे कर दिया तो आपको लिखना है टू कैश या बैंक, और अगर आप पे नहीं करते, मतलब मान लो क्वेश्चन साइलेंट है, पे नहीं करते, तो फिर हम उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? लोन अकाउंट में। तो फिर हम मान लेते हैं कि हमने उससे लोन लिया है, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मतलब रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस की कहानी है। उसके बाद फिर हमने कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस करे थे, सब सिंपल हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आप 37 को मार्क कर सकते हो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है रिवीजन में। 37 के अंदर मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट दे रखी है, और इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव आपको कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट्स दे रखे हैं, है ना। डेटर से रिलेटेड बैड डेट्स, प्रोविज़न, गुडविल दे रखी है, कुछ रीवैल्यूएशंस दे रखे हैं, और F पॉइंट में दे रखा है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, मतलब मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ, उसको हमने 20,000 रुपये चेक पे करा, और जो बैलेंस बच गया वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमसे जर्नल एंट्रीज़ पूछी हैं। तो आमतौर पर बच्चा क्या करता है कि लेजर की प्रैक्टिस तो रखता है, जर्नल एंट्रियाँ नहीं करता। तो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रियाँ करनी है। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो क्या क्या एंट्रियाँ होंगी। एक आपकी गुडविल की एंट्री होगी, फिर जनरल रिजर्व की एंट्री होगी, फिर जो रिवैल्यूएशंस हुए बैड डेट्स के, प्रोविजंस के, उनकी एंट्री होगी, स्टॉक फर्नीचर की एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इसमें ज़्यादा था उसकी एंट्री हो गई, रिवैल्यूएशन की, रिवैल्यूएशन गेन बांटने की एंट्री हो गई। और फिर हमने देखो रिटायरिंग पार्टनर को, लास्ट एंट्री देखना ध्यान से, रिटायरिंग पार्टनर को पहले हमने उसका टोटल अमाउंट निकाला कि वो कितने रुपए बन रहा है, 155, 125, फिर 20,000 रुपये क्या पे करे? चेक, और बैलेंस जो है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? लोन अकाउंट में। तो आपको समझ आ गई कहानी, प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन मतलब इसलिए थोड़ा सा रेलिवेंट था कि इसमें हमसे जर्नल एंट्रीज़ मांग रखी थी। इसी तरह एक और था जर्नल एंट्री वाला, तो वो भी मतलब सेम ही है। फिर एक और कॉन्सेप्ट इस पे जो नया है, जो बहुत ज़रूरी है, जो सबको आना चाहिए, कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट अगर बनाने को आ जाए तो फिर आप कैसे करोगे। तो वो देखो कि जो रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, तो वो मैंने बताया था कि मतलब वो एक लायबिलिटी होता है। तो उसमें हम पहले देखते हैं कि कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद क्वेश्चन में बताता हूँ। तो जैसे ये एक हमने एग्जाम्पल करा था यहाँ पर, तो इसी एग्जाम्पल से बता देता हूँ, बस आप ध्यान से फिगर्स पे फोकस करना। तो जैसे रिटायरिंग पार्टनर का 1 लाख रुपए बैलेंस बच गया था, ठीक है, और हमने उसको कहा था कि हम तुम्हें 4 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो 1 लाख रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट कितने बन गए? 25, 25, 25, 25। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। और फिर लिखा था क्वेश्चन में टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%, और 10% का इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट बस आपको ध्यान से कैलकुलेट करना होता है। तो जब आप पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख का करोगे तो वो कितना आएगा? 10,000। लेकिन जब दूसरा इंटरेस्ट करोगे तो
75,000 का करोगे वो आएगा 7,500। फिर तीसरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 50,000 का वो आएगा 5,000, और आखिरी इंटरेस्ट 25,000 का 2500। तो ये जो नीचे टोटल में लिख रखी हैं ये हमारी किश्तें बन गई, इंस्टॉलमेंट्स बन गई 35, 32,500, 30,000 और 27,500। अब अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी स्टेप वाइज याद रखना। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय जेड कैपिटल, स्टेप 1। फिर उसके नीचे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट आया, स्टेप 2। फिर स्टेप 3 में हमें पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पर, टू बैंक, जो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी। और उसके बाद हमारा बैलेंस बच गया 75,000। ठीक है, तो सही हो गया, सिंपल। फिर ऐसी सेकेंड ईयर में अगेन बैलेंस आ गया 75,000। फिर स्टेप 2 में इंटरेस्ट आ गया 7,500, और स्टेप 3 में पेमेंट आ गई टू बैंक 32,500। तो भाई क्लियर है सबको, किसी को भी देख लो डाउट तो नहीं है। लोन अकाउंट आप इस तरह से पूरा बना लोगे। बाकी एंड में क्रॉस टैली खुद से करने के लिए देख लेना कि जब आप आखिरी पेमेंट कर दो तो बैलेंस कितना बचेगा, नील, तो लोन खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी आप ये इलस्ट्रेशन मतलब 33 जो था इसको मार्क कर सकते हो। इसमें बेसिकली एक हल्का सा ट्विस्ट था, इसमें क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था, और ये एग्जाम में आया भी है पहले 3 नंबर का, 4 नंबर का। इसके अंदर ये ट्विस्ट था कि क्वेश्चन ने 2 इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, 37,500, 37,500 पहले ही दे रखी थी, और लास्ट वाली उसने कहा था कि बैलेंस निकाल लो। तो खैर मतलब है तो अब तो सिंपल है, लेकिन उस समय मतलब एक लैंग्वेज की वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो इसमें हमको फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी गिवन थी 37,500, और लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी एज अ बैलेंसिंग फिगर निकली थी। मतलब ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। अच्छा जी, तो ये हो गए आपके लोन अकाउंट बनाने वाले। बाकी क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसको भी आप अपने इम्पोर्टेंट मार्क कर लो रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इसमें आइटम्स काफ़ी सारे थे, तो मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन के लिए अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर देखो मतलब ब्रीफ में कैपिटल अकाउंट दिखा देता हूँ, उसी से समझ आ जाएगा। तो इसमें देखो पार्टनर था, फिर हमने उस रिटायरिंग पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया, गुडविल भी दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया, उसने ड्राइंग भी करी थी तो डेबिट हो गया, उस ड्राइंग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी था तो डेबिट हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी था तो डेबिट हो गया, और हमने उसको 7,700 की पेमेंट कर दी थी तो टू कैश भी हो गया। फिर लास्ट में जो बैलेंस बचा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, मतलब है ईजी, लेकिन इसमें आपको आइटम्स अच्छे मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और फिर देखो लोन अकाउंट, 1 लाख रुपए का लोन था और वो दे रखा था कि 2 किस्तों में पे होगा, तो 2 किस्तें बन गई 50-50, और फिर इंटरेस्ट दे रखा था 6% का, तो पहला इंटरेस्ट कितना आएगा 6,000 और दूसरा इंटरेस्ट कितना आएगा 3,000। तो मतलब ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, तो इसमें लोन अकाउंट ऐसे बन जाएगा। तो समझ आ गया सबको। तो यहाँ तक कहानी बिल्कुल ओके हो गई। चलो फिर है जी लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, रिटायरमेंट में, तो रिटायरमेंट में कितने केस होते हैं बताओ। मतलब किताब के हिसाब से देखोगे तो वो लगेगा पता नहीं 5 केस हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मोटे मोटे आप मानना कि 3 ही केस हैं। ठीक है, कितने केस हैं, 3। तो देखो पहला केस जो है, आप केस वाइज केस लेकर चलना। पहला केस जो है उसमें हमें नई फर्म की कैपिटल दे रखी होगी। ठीक है, बस ये सबसे बड़ी पहचान है। या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, एक क्वेश्चन इस तरह का भी है, वो कहता है कि टोटल कैपिटल ऑफ नई फर्म इज इक्वल टू द कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। तो मतलब ये भी हमें एक तरह से कैपिटल दे रखी होती है। तो इसमें आपको स्टेप बहुत ही सिंपल है, मतलब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपको टोटल कैपिटल जब दे रखी है तो आप सीधा पहले स्टेप में क्या कर दोगे, उसको नए रेशो में डिवाइड कर दोगे, सिंपल। ठीक है, और फिर उसको लिख दोगे टू बैलेंस CD, और जो भी बैलेंस बचेगा, चाहे इधर बचे चाहे उधर बचे, उसको क्या लिख दोगे, टू या तो कैश या करंट अकाउंट। तो ये हमने पहले भी देख रखा है ना। और क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो क्या लिख लेंगे, कैश। अच्छा, फिर करंट अकाउंट अगर बचता था वो कहानी भी बता दो, तो उसको क्या करना है, करंट अकाउंट अगर बचेगा तो बैलेंस शीट में नीचे फिसल के आ जाएगा, बस। तो ये तो बहुत ही सिंपल केस है। ठीक है, दूसरा केस और तीसरा थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें टोटल कैपिटल मतलब दे नहीं रखी होती है आपको, है ना। टोटल कैपिटल नॉट गिवन, कभी भी नहीं देगा।
लेकिन इसमें वो ऐसी लैंग्वेज लिख देता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं नए रेशियो में, बस ऐसी लाइन लिखी होगी। तो इसमें फिर आपको एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा, आपको टोटल कैपिटल अब खुद निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे, देखो टोटल कैपिटल खुद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल्स को जोड़ लेंगे, मतलब एडजस्टेड कैपिटल्स को जोड़ लेंगे। तो समझ आ गया मेंटली कि स्टेप 1 में क्या हो रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचे होंगे उनके आप बैलेंसेस को ऐड कर लेना, तो आपको टोटल कैपिटल मिल जाएगी। उसके बाद के स्टेप सेम, फिर उसको नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे और जो भी बैलेंस बचेगा उसको कैश या करंट अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो मतलब ये आपका हो गया केस 2। तो केस 1 का जैसे एक क्वेश्चन आप मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए, 47 है ना, बुक का क्वेश्चन है। तो मैं आपको इसका वो लाइन दिखा देता हूँ, देखो डी पॉइंट पढ़ना बस जो हमारे मुद्दे का है। तो जैसे केस 1 की पहचान ये होती है कि ऐसा लिखा होगा डी पॉइंट की तरह कि एक्स और जेड ने डिसाइड करा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 1,20,000, है ना। तो बस देखो, तो इससे पता चल गया कि फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है, तो फिर आपका कौन सा केस हो जाएगा 1। बस बाकी सॉल्यूशन में ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट में देखो हम 1,20,000 को नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो x का आएगा 90 और z का कितना आ जाएगा 30। और देखो दोनों के जो बैलेंस बच रहे हैं उधर दिख रहे हैं क्रेडिट साइड पर 600 रुपये और 200 रुपये, उसको क्या लिख दिया बाय कैश। बस तो ये एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है ना। तो ये केस 1 में आपको टोटल कैपिटल देखो ऐसे गिवन होती है। अच्छा, उसके बाद केस 2 का देखो एक मार्क कर लो 48th। इसमें केस 2 कवर होगा, उसकी लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ। 48th क्वेश्चन के अंदर देखो ये वाली लाइन पढ़ो, सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो कि अमित एंड बलान डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। अब इसमें भी लिखा तो यही है कि अमित और बलान अपने कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन नई कैपिटल नहीं दे रखी। तो अब देखो इसके स्टेप्स दिखाता हूँ। इसमें पहला स्टेप क्या होगा, तब तक सोच के बताओ क्या था पहला स्टेप। हाँ, जो उनके कैपिटल बच रहे हैं उसे ऐड कर लेंगे। तो देखो हमने वर्किंग में यही कर रखा है। ए और बी के क्या बैलेंस बच रहे थे, 42,100 और 37,900, मतलब जो भी बच रहे थे, तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई टोटल कैपिटल। उसके बाद के स्टेप सेम होंगे। अब इस टोटल कैपिटल को किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, न्यू रेशियो में। तो ये बन जाएगी टू बैलेंस सी डी। तो दिखा देता हूँ, देखो तो अब हम उनकी कैपिटल 48 और 32 लिखेंगे। देखो कैपिटल अकाउंट में ये देखो 48 और 32, और फिर जो भी बैलेंस बचा देखो ब्लू कलर में, उसको क्या लिख दिया करंट अकाउंट, और वो नीचे फिसल के चले जाएंगे। तो समझ आ गया स्टेप। केस 1 केस 2 बिल्कुल ओके हो गया। फिर केस 3 और देख लो, वो सबसे चटपटा है एग्जाम के लिए। उसमें कहानी होगी बहुत डरावनी सी। तो कहानी डरावनी है लेकिन स्टेप रट के जाना घर से। कहानी ऐसी होगी कि रिटायरिंग पार्टनर के बारे में लिखा होगा कि हम उसे कैश पे कर रहे हैं, और लिखा हो ये भी होगा कि बाय द अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन सच अ मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट। तो इस तरह की स्टोरी होगी, है ना। तो उसके स्टेप्स थोड़े से आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या होंगे। उसमें आपको स्टेप जो करना है, इस बार देखो टोटल कैपिटल जब हम निकालेंगे तो बड़े ध्यान से स्टेप्स पे गौर फरमाना। तब हमें कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल्स तो लेनी है ही है रिमेनिंग पार्टनर्स की, है ना। जो आप केस 2 में करते हो उतना तो करना ही करना है, और साथ ही साथ आपको प्लस करना है अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। मतलब एक हल्का सा ये ट्विस्ट हो जाएगा कि आपको क्या ऐड करना है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। और उसके अंदर भी एक और कहानी बन सकती है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह की लाइन ऐड कर देता है कि पार्टनर्स वांट कि भाई उनका एक रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस बचा रहे, या पार्टनर्स वांट उनका एक रिक्वायर्ड कैश बैलेंस बचा रहे। तो उस केस में आपको ये येलो वाले स्टेप और प्लस माइनस करने पड़ते हैं कि जो भी वो रिक्वायर्ड कैश बैलेंस हमसे चाहता है उसे हम ऐड करके रखें, और जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है उसे हम माइनस करके रखें, है ना। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन में बता दूंगा जिसमें ये सब बातें लगेंगी, लेकिन इसमें आपको टोटल कैपिटल थोड़ा इस तरह से निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक। बाकी 2 स्टेप सेम है नीचे के। स्टेप 2 सेम है, नए रेशियो में बांट देंगे टोटल कैपिटल को, और स्टेप 3 भी सेम है कि भाई एडजस्ट करना है बैलेंस थ्रू कैश अकाउंट, है ना।
तो देखो केस 3 में बस क्या ट्विस्ट है कि टोटल कैपिटल का जो फॉर्मूला है एक बार अपने माइंड में चला लो, क्या है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। तो इतना तो केस 2 वाला ही हो गया, बस आपको एक नई चीज क्या और ऐड करनी है, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। बस बाकी येलो वाला तब करना है जब क्वेश्चन कहेगा, तो वो मैं भी आपको दिखा दूंगा कि क्या है। चलो जी, तो एक तो आप मार्क कर लो 52 अपने एग्जाम के रिवीजन के लिए, बस 52 कर लोगे। तो इससे मैं आपको दिखाता हूँ, 4th पॉइंट पढ़ना। देखो बस मुद्दे की बात करेंगे डिस्कस। 4th पॉइंट में लिखा है कि y इज पेड अमाउंट ब्रॉट बाय x एंड z सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो केस 3 की पहचान बताता हूँ। रिटायरिंग पार्टनर के बारे में लिखा होगा कि हमने उसको पे कर दिया, तो लिखा है देखो y इज पेड, और फिर ये ब्रॉट बाय ऐसे शब्द लिखे होंगे कि मतलब पैसा कौन लाया, तो अमाउंट ब्रॉट बाय x एंड z सो एज टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट। तो ये 2-3 कीवर्ड्स आप बस मार्क करके रखो, कैपिटल प्रोपोर्शनेट होगा, ब्रॉट बाय होगा, तो बस समझ जाना है केस 3 है। रिटायरमेंट के केस 3 की ये पहचान है, ठीक है। अब देखो स्टेप्स, ठीक है मीत भाई देख लेना अब ध्यान से। तो अब देखो इसके स्टेप्स का ट्विस्ट क्या था जो सिखाया था। अब इसके स्टेप्स जो थे वो ऐसे ही बताया था, अब तो हमने सॉल्व कर रखा है, लेकिन कि भाई जैसे मान लो जो भी बैलेंस बच रहा है x का, तो x का हमारा बैलेंस जो बच रहा था वो बच रहा था, अब मेरे पास एग्जैक्टली फिगर्स नहीं है, लेकिन x का बैलेंस बच रहा था 40,500 मान लो, ठीक है। या इधर ऐसे सॉल्व कर देता हूँ, तो x का मान लो बैलेंस बच रहा था, कुछ भी बच रहा था, ऐसे ही लिख रहा हूँ, मुझे याद नहीं है इसमें क्या था, और z जो है उसका भी बैलेंस कुछ बच रहा था, ठीक है। तो हमने उन दोनों के बैलेंस जो भी बच रहे थे वो लिखे, और साथ ही साथ हमें एक चीज और जोड़नी थी, क्या, जो y को अमाउंट पेबल है, यानी कि जो हमें y को पैसा पे करना है ना, जैसे यहाँ पर खाते में अगर देखें तो हमने देखो y को कितने रुपए पे करे हैं, y को 133,500, तो हमें ये भी ऐड करे होंगे हमने, तो हमने x का बैलेंस, z का बैलेंस और y को जो पे करना है वो तीनों को ऐड करा, तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल कैपिटल। तो इन तीनों को जोड़कर हम क्या बोलेंगे, टोटल कैपिटल। तो बात समझ आई आपको कि इस केस 3 में टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी। तो हमें x का बैलेंस भी जो बच रहा होगा, भाई जो भी बच रहा होगा उस समय, अब तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, लेकिन जो भी बच रहा होगा, और प्लस z का बैलेंस जो भी बच रहा होगा, और प्लस जो y को पे करना है 133,500, इन तीनों को जोड़ा होगा, तब मेरी टोटल कैपिटल आई होगी, जो आई होगी 367,500। कितनी आई होगी इन तीनों को जोड़कर, 367,500। बाकी आप खुद भी करके देख लेना एक बार रिवीजन में। और फिर इस टोटल कैपिटल को 367,500 को हमने नए रेशियो में बांट दिया होगा, x और z के न्यू रेशियो में बांट दिया होगा, है ना। तो x और z का नया रेशियो जो था, सवाल में देख लेता हूं क्या था, दे रखा है कुछ, 3:2 ये रहा है ना, 3:2। तो इसको हमने 3:2 में बांट दिया होगा, और 3:2 में बांटकर ये आ गया होगा 2,20,500, और z का आ गया होगा 147। तो वो हमने टू बैलेंस CD में लिख लिए हैं। तो बट आप प्रोसीजर समझ गए सब बच्चे केस 3 का, तो सबको ओके हो गया। चलो अच्छा, इसी तरह देखो 54, अब 54 भी आप मार्क कर लो, 54 भी केस 3 ही है, 54 भी केस 3 ही है, लेकिन देखो अब इसमें ध्यान से देखना, 54 में पूरी अंग्रेजी पढ़ना F पॉइंट की, कि पवन इज पेड इन फुल विद कैश ब्रॉट इन बाय सूरज एंड कमल। तो देखो वही कहानी चल रही है, ब्रॉट इन वर्ड आ गया, सूरज एंड कमल, इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट। तो इतनी इंग्लिश तो केस 3 की बन गई ना। अब आगे वो बॉक्स देखना, जब आपको क्लास में करवाया था इसीलिए बॉक्स बनवाया था, कैश इन हैंड रिमेन्स 10,000। इसका मतलब ये क्या चाहते हैं
कि इनके पास कैश कितना बचा रहे, 10,000। ठीक है, तो अब इस बार देखो टोटल कैपिटल का आपको स्टेप दिखाऊंगा। इस बार टोटल कैपिटल का पता है स्टेप कौन सा लगेगा, एक बार दिखा के आता हूँ और ध्यान से ऑब्जर्व करना। इस बार टोटल कैपिटल निकालते समय देखो मैं क्या क्या जोड़ूंगा, पहले माइंड क्लियर रखो। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल बचेंगे वो, फिर रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट देना है वो, प्लस रिक्वायर्ड कैश बैलेंस भी जुड़ेगा। वो कितना है इस क्वेश्चन में, 10,000। ओके, और मैं माइनस भी करूंगा एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो चार बातें देखो आपको दिखा देता हूं, फिर आप बता देना कि आपको मेंटली क्लियर हो गया ना कि क्या लगा रहे हैं स्टेप्स। तो देख लेते हैं अगर वर्किंग में कर रखा हो तो। हाँ, तो कर रखा है, थैंक गॉड। तो देखो जी, ये देख लो बस आंखें खोल खोल के। टोटल कैपिटल में कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है ना, तो एक्स और जेड के जो भी बैलेंस बच रहे थे उस समय हमने वो जोड़ लिया, प्लस अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर को हमें 48,200 देना था, वो भी जोड़ लिया, प्लस डिजायर्ड कैश बैलेंस ये क्वेश्चन ने दे रखा था तो इसलिए जोड़ लिया 10,000, और एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो है वो हमें बैलेंस शीट में देखो पहले से दे रखा होगा कि भाई हमारे पास पहले से कैश कितना है एग्जिस्टिंग, 18,000, तो वो माइनस कर दिया। तो अब आप देख लो कि भाई आप संतुष्ट हो गए, तो हमारी टोटल कैपिटल आ जाएगी इन चारों को सॉल्व करके 1,04,600। बस फिर नए रेशो में बांट के फिर तो स्टेप सेम ही रहेंगे। तो क्लियर हो गया जी, सबको समझ आया पूरा खेल? चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बाकी इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है कि भाई रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये वैसे मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बताओ क्या है, आप बताओ। चलो, ये बेसिकली जो डेथ चैप्टर है ये वही है, क्योंकि डेथ चैप्टर में क्या होता है कि पार्टनर अचानक से साल के बीच में हमें छोड़कर चला जाता है। तो रिटायरमेंट अगर साल के बीच में हो गई तो आप एग्जाम पे उसमें वाइटनर लगा के लिख देना कि ये डेथ का क्वेश्चन है। मतलब आप सॉल्व कैसे कर लेना उस क्वेश्चन को कि डेथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो जब हम डेथ का रिवीजन करेंगे तो आप समझ जाओगे। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर मतलब इज इक्वल टू एक डेथ का क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट 100% बिल्कुल वही सेम है जो हमने डेथ में कर रखा होता है, 100%। तो आप इसको अलग से यहाँ मत पढ़ना, आप इसको डेथ के चैप्टर में ही डाल दो कि हम वहीं पढ़ लेंगे, है ना। तो और कुछ नहीं है। तो इसमें बस एक ही क्वेश्चन 57 है, तो आप चाहे मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए। तो इट इज़ एज गुड एज डेथ ओनली, तो ये डेथ का ही क्वेश्चन है। बाकी आपको अगर डेथ का याद हो तो मैं हल्का सा दिखा देता हूँ। इसमें क्या होता है भाई, एक आदमी बीच में छोड़ के चला जाता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे इसमें वो 6 महीने बाद छोड़कर चला गया, तो बस हमें क्या निकालना है उस आदमी का, 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है ना। तो ये मतलब उसमें कहानी होती है। बाकी अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तो P&L सस्पेंस, और अगर रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग पार्टनर्स, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट डेथ का वैसे सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ओके होगी कहानी। तो चैप्टर का नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट पहले आपको रिवाइज करवा देता हूँ। डेथ ऑफ द पार्टनर का मतलब एक तरह से है जैसे पुराने चैप्टर में रिटायरमेंट ड्यूरिंग द पार्टनर था। मतलब पॉइंट ये है कि कोई भी पार्टनर साल के बीच में हमें छोड़कर चला जाएगा, ठीक है, डेथ हो जाएगी। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। दूसरा है गुडविल का ट्रीटमेंट, वो बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। तीसरा है रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट, वो भी बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। फिर है रिवैल्यूएशन, वो भी बिल्कुल सेम है पहले की तरह। बाकी इसमें डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा कह सकते हो आप एक नई चीज है। बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आती है, हालांकि आएगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आती है तो वो भी बिल्कुल सेम है रिटायरमेंट की तरह। बाकी नया पॉइंट है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ये हम सीख लेंगे कि भाई क्या होता है। बाकी डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, वो लोन अकाउंट की तरह बनता है, जैसे रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट होता है उसकी तरह। बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है। बाकी इसमें एक न्यू सेक्शन है, सेक्शन 37, वो हमें थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए, वो भी हम देख लेंगे। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ये आप अच्छे से थोड़ा याद रखना।
तो आप क्रेडिट साइड पर अगर पहले फोकस करोगे तो आपको लिखवाया था कि देखो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय करंट अकाउंट लिखा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर देखो पार्टनर मर गया है ना, तो फिर हम उसके करंट अकाउंट के बैलेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ये ध्यान रखना है। बाकी फ्री रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो सब एज इट इज रहेगा। गुडविल का शेयर वो भी आ गया। पीएनएल सस्पेंस हाईलाइट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम डिसीज पार्टनर को जनरली दो चीजें देते हैं अपने सिलेबस के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो डिसीज पार्टनर 4 महीने बाद मर गया, लेट से, ठीक है। डिसीज पार्टनर कितने महीने बाद मर गया? 4 महीने बाद। तो आप 4 महीने का क्या दोगे उसको? एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट दोगे और कभी कभी आप 4 महीने का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोगे। आमतौर पर ये दो ही चीजें आपको दिखेंगी आपके सिलेबस में। तो अगर आपने डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें पीएनएल सस्पेंस के माध्यम से पार्टनर के खाते में जाएंगी। ठीक है भाइयों बहनों, तो याद रहेगा दोनों चीजें, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। बाकी अगर मान लो पार्टनर का कोई लोन है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दे रखा है, तो उसको भी हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये पूरी क्रेडिट साइड मतलब आप अच्छे से लर्न कर लेना चाहें या समझ लो। डेबिट साइड में सारा उल्टा हो जाएगा। अगर उसका कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो आ जाएगा, बाकी कोई रिवैल्यूएशन लॉस है वो आ जाएगा, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है वो आ जाएगा, और ड्राइंग अगर करी है उसने तो वो आ जाएगी। उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो डेबिट हो जाएगा। शेयर ऑफ अगर लॉस निकाला तो पीएनएल सस्पेंस मतलब वो डेबिट हो जाएगा। बाकी अगर उस पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है, मतलब हमने कोई पार्टनर को लोन दे रखा है और वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर है, तो उसको फिर हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, चलो, तो ये मतलब मेन कहानी हो गई। बाकी जो बैलेंस बचता है डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, है ना, ये जो बैलेंसिंग फिगर बचती है, हम या तो उसके लीगल हायर को ट्रांसफर कर देते हैं जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। तो उसकी एक जर्नल एंट्री होती है, यहाँ बॉक्स में लिखी है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, है ना। और अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इस एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पे कर दिया, तो फिर हम पेमेंट की एंट्री करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आपने उसको इमीडिएटली पे कर दिया। और अगर आपने उसको इमीडिएटली पे नहीं करा, आपने कहा कि हम तुम्हें बाद में पे करेंगे, तो हम एक एंट्री कर देते हैं कि डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, जो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो वैसे नटशेल में देखें या टेक्निकली देखें, एग्जीक्यूटर अकाउंट भी एक लायबिलिटी है, मतलब वो खुद एक लायबिलिटी है। मतलब ये जो होता है ना एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी हमारे लिए क्या है? एक लायबिलिटी ही है। और एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट जो है वो भी एक तरह से लायबिलिटी ही है। तो आप दोनों को मतलब समझ सकते हो, एक ही बात है वैसे, ठीक है। तो दोनों लायबिलिटी ही है। अच्छा, अब दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैसे निकालेंगे, तो वो आप बस यहाँ पे इस एग्जांपल से ही ध्यान से समझ लेना। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो देखो जी, सेल्स के बेसिस पर जब हम निकालते हैं तो उसका पूरा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, वो आपको समझा देता हूं। हमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दे रखा होता है, मतलब पिछले साल हमने क्या प्रॉफिट कमाया वो गिवन होगा। तो कितना प्रॉफिट गिवन है? 1 लाख। और पिछले साल हमारी कितनी सेल्स थी वो भी गिवन होगा। तो हमने पिछले साल कितनी सेल्स करी है बताओ? 10 लाख, ये गिवन होगा। तो आप इससे ये पता लगा लेते हो कि हमने प्रीवियस ईयर में मतलब पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया है। परसेंटेज आप निकाल सकते हो, जो हो गया 10%। ठीक है, तो इतना पोर्शन आपको गिवन होता है। फिर जब इस साल मृत्यु हुई, मतलब डेथ हुई, वहां पर देखना ब्लू कलर कर रहा हूं, 1 अगस्त, है ना। तो जब 1 अगस्त को डेथ हुई तो 4 महीने बाद 4 महीने की सेल्स क्वेश्चन आपको देगा। तो जैसे हमारे इस एग्जांपल में 4 महीने की सेल्स कितनी दे रखी है? 3 लाख। तो आपको सिंपली बस ये कैलकुलेट करना है कि इस 4 महीने का फिर प्रॉफिट कितना हो जाएगा। तो लॉजिकली अगर आप देखो 10% कितना बन गया? 30,000।
तो हम इस 30,000 में उसका शेयर कैलकुलेट करके दे देंगे। तो समझ आ गया? तो ये तो है कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मान लो आपको इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तो नीचे मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था डिसीज पार्टनर का निकालने का, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू करंट ईयर सेल्स। तो इतना ब्रैकेट आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हिज शेयर से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, बड़े ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर निकालते हैं प्रॉफिट, है ना, या शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो इस टाइम का 4 महीने बाद जो मरा, इस टाइम का कोई यूज नहीं होता। यानी कि जब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, तो आपको कहीं पर भी मतलब इस 4 महीने का कोई यूज नहीं करना। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, करके दिखाता हूं, वो जबरदस्ती इसमें भी 4/12 करते हैं कि भाई 4 महीने का निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें आपको जबरदस्ती 4 महीने का नहीं निकालना, ये बात ध्यान रखना। बाकी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप खुद ये बातें समझ जाओगे। तो क्लियर हो गया पहले इतना पोर्शन? चलो एक बार इसकी जर्नल एंट्रीज को ओवरव्यू करवा देता हूं कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। चलो तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना समझना। और ये सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल 100% सेम कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में भी चलता है, बिल्कुल दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, तो देखो बड़े ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली बात, इसमें 2 बातें हो सकती हैं। पहली बात है कि मान लो कोई पार्टनर हमें छोड़कर गया, तो जब कोई पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसी दिन कहते हो, आप इतने गम में डूब जाते हो कि भाई अब हम अपनी बुक्स भी क्लोज करेंगे, चलो भाई बैलेंस शीट बनाए, ऐसा तो नहीं होता। तो पहला केस तो है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब हम अपनी बुक्स क्लोज नहीं करते। लेकिन जो दूसरा केस है वो ये कहता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो जैसे ही कोई पार्टनर छोड़ के गया। तो मतलब मान लो कोई पार्टनर आज छोड़ कर गया, तो आप इतने दुखी हो गए, आपने सोचा कि अब मैं अपनी अकाउंटिंग भी आज क्लोज करूंगा और आज तो मैं अपने पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, आज तो मैं पूरी बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो ये हो गया केस 2, तो जो कम होता है वैसे। ठीक है, अब इन दोनों केसेस के अंदर मान लो हमें पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस देना हो, लेट से, ठीक है, तो अब दोनों में फर्क देखना। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते हैं ना, जो पहला केस है, तब हम एक टेम्परेरी अकाउंट के माध्यम से प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो प्रॉफिट की एंट्री हो जाती है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर, जो भी होगा। और लॉस की एंट्री हो जाती है उल्टी, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस। अब इसमें एक बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट हरे रंग से हाईलाइटेड है, वो भी फोकस कर लेना। अगर मैं पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं, तो भाई डेबिट बैलेंस आप जानते हैं, डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, फिर वो बैलेंस शीट में कहां शो होगा, एसेट साइड पर। और अगर आप पीएनएल सस्पेंस को क्रेडिट कर रहे हैं ये वाले एंट्री में, लॉस वाले में, तो क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कहां शो होंगे, लायबिलिटी में। तो ये हो गया पीएनएल सस्पेंस का खेल। अब आप केस 2 की तरफ देखना। अगर हम केस 2 की बात करें, जब आप प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, आज आपने बुक्स क्लोज कर दी हैं, तो फिर हम पीएनएल सस्पेंस को यूज नहीं करते, फिर हम प्रॉपर अपनी अकाउंटिंग के माध्यम से ही प्रॉफिट या लॉस को देते हैं। तो प्रॉफिट देने की एंट्री आपने चैप्टर 1 में क्या लिख रखी थी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू ऑल पार्टनर्स, और लॉस की एंट्री भी ऑल पार्टनर डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मतलब जो भी होगा, है ना। तो ये मतलब 2 बातें मेन हो गई। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट ये हो सकता है कि क्वेश्चन कह दे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना रेशियो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, तो फिर आपको पीएनएल सस्पेंस का सहारा नहीं लेना। तो फिर देखो केस 1 या केस 2 को ऐसा भी केस हो, फिर आपकी एंट्री बिल्कुल वो गुडविल की तरह होनी शुरू हो जाएगी जो आप गुडविल की करते हो। गुडविल की क्या एंट्री करते हो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर। समझ गए बात? तो ये तब करना है जब पार्टनर अपना रेशियो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और लॉस के केस में उल्टा हो जाएगी। लॉस के केस में क्या हो जाएगी भाई, रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर डेबिट। मतलब अगर पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया, ध्यान रखना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा,
तो अगर पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया तो फिर आपको एंट्री अपनी पीएनएल सस्पेंस वाली नहीं करनी, फिर आपको एंट्री ये वाली करनी। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? इसमें इन बातों को आपको बड़ी ध्यान से रखना पड़ेगा। तो ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का और उनकी जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। बाकी अब देखो हमने इसमें क्वेश्चंस जो करे थे वो आपको फटाफट दिखा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे रेशियोज के, वो सिंपल हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बस एक छोटी सी चीज दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें जैसे लिखा था कि हमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है और लास्ट लाइन पढ़ना, थर्ड लाइन में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, है ना। इसका मतलब होता है कि अब हमें प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। तो इस केस में देखो हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, ये देखो डायग्राम पर समझा देता हूं। प्रीवियस ईयर का क्या प्रॉफिट दे रखा है, 1,50,000। तो इस बार आपको पहले 1,50,000 को 3 मंथ्स का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट बनाने के लिए आप 1,50,000 को क्या करोगे, इंटू 3/12। तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आपका बन गया 37,500। और फिर 3 मंथ्स के इस प्रॉफिट में 37,500 में आप कौन पार्टनर मरा था, वाई। तो वाई का शेयर कैलकुलेट कर दोगे जो आ जाएगा 2/6 यानी 12,500। तो क्लियर हो गया। तो ये मतलब डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का तरीका हो गया। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन थे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो 10th, सिर्फ दिखा रहा हूं। अब इसमें भी देखो सुनील मर गया था, है ना, सुनील की मृत्यु हो गई थी, लेकिन सेकंड लाइन में येलो कलर देखो लिखा है अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2022। इसका मतलब वो अपने अकाउंट्स भी उसके मरने वाले दिन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप नीचे एंट्री पर फोकस करना, क्या हमने पीएनएल सस्पेंस लिखा, नहीं। तो हमने क्या एंट्री करी, नॉर्मल पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। तो समझ गए खेल। तो ये मतलब ये था। बाकी क्वेश्चन नंबर 17 आप ऐसे ही मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए। ये इस तरह का क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आता है। तो इसमें आपको मतलब क्वेश्चन का कंटेक्स्ट बता देता हूं। इसमें आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना होता है और गुडविल भी देता है और आपको कहता है जर्नल एंट्री कर लो। तो मैं ऐसे दिखा देता हूं। तो ये देखो हमने पहली एंट्री गुडविल की कर ली, वो तो सेम रहती है, और दूसरी एंट्री अपना उसके शेयर ऑफ लॉस की कर ली। तो ये मतलब आपके 3 नंबर के इस तरह के सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वाला, इसमें सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना था। तो मतलब इसमें 80% क्वेश्चंस तो इसी के होते हैं कि आप उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, ठीक है। बाकी 24 आप अपने रिवीजन के लिए मार्क कर सकते हो। ये भी मतलब एक अच्छा क्वेश्चन था। इसमें भी आपको गुडविल भी निकालनी थी और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना था। मतलब इसमें आपको दोनों चीजें खुद ही कैलकुलेट करनी थी और फिर एंट्रीज करनी थी, है ना। तो ये मतलब एक बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 भी आप मार्क कर लो अपने रिवीजन के लिए। इसमें तो इसमें बेसिकली आपको बैलेंस शीट दे रखी है और एक पार्टनर सिरिश जो है वो 3 महीने बाद मर जाता है। बाकी एक इस तरह का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का एग्जाम में आ सकता है कि आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है और गुडविल भी कैलकुलेट करनी है और फिर वो कह रहा है कि अब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाओ। तो देखो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, अब डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो मतलब आप देखो कि भाई उसमें वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने शुरू में देखा था। तो बैलेंस आ गया, पीएनएल सस्पेंस आ गया, रिजर्व पीएनएल जो था उसका मतलब चॉकलेट उसका शेयर आ गया और गुडविल का शेयर आ गया, और जो बैलेंस बचा वो कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट। चलो 32 जो है वो भी इसी तरह का था, मतलब सेम ही है। तो आप एक कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकालने हैं, गुडविल निकालनी है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इस तरह के हमने ये क्वेश्चंस करे थे। अच्छा अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट भी एक 4 नंबर का कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली रिटायरमेंट में जैसे लोन अकाउंट बनाते थे बिल्कुल उसी तरह डेथ के अंदर हम डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना सकते हैं। तो वही कहानी ऑलमोस्ट सेम होती है कि भाई जैसे इसी कहानी से समझा देता हूं लेट से। तो जैसे इसमें पार्टनर 30 जून को मर गया और उसका बैलेंस बचा हुआ था 70,600 रुपए, है ना।
और हमने उसको 10,600 रुपए तो इमीडिएटली पे कर दिए और बैलेंस उसको बोला कि 3 किश्तों में देंगे तुम्हें, ठीक है, और टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट। तो बताओ किसको याद है कि इसमें और रिटायरमेंट वाले लोन अकाउंट में बस क्या अंतर होगा? मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब इसमें क्योंकि ईयर एंड तो 31 मार्च को होता है और पार्टनर मरा कब है? 30 जून को। तो इसमें जो होता है, आपको मैंने समझाया भी था डायग्रामेटिकली, अब देख लो कि इसमें जब हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 30 जून से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो सिर्फ 9 महीने का कैलकुलेट करेंगे और 9 महीने बाद ईयर एंड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ सबको याद आ रही है? 30 जून से अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने का करेंगे? सिर्फ 9 महीने का, फिर ईयर एंड हो जाएगा और अगले फिर 3 महीने का इंटरेस्ट अगले ईयर में लाई करेगा। ऐसे इसमें मतलब इसमें जो 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 9 महीने का अलग होगा और 3 महीने का अलग होगा। तो डेमो करके दिखा देता हूं एक। जैसे 60,000 पर आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है तो कितना बन गया? जैसे अगर आप सीधा फ्लैट निकालो तो कितना हो गया? 6,000। लेकिन हम डायरेक्टली 6,000 लिख नहीं सकते, हम 9 महीने का अलग निकालेंगे, वो कितना होगा? 4,500। और 3 महीने का जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में निकला होगा, वो कितना होगा? 1,500। तो ये इसमें बात होती है ना। बाकी आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओरली सुन के तो लगता है हाँ सब समझ आ गया, लेकिन एक बार हाथ से करना पड़ेगा तो आपको क्लैरिटी खुद होगी कि भाई ओके ऐसे हो रहा है। तो अकाउंट के अंदर भी इसी बात को देखो हम कैसे शो करेंगे। सबसे पहले तो वो लिख देंगे बाय सी कैपिटल 70,600 और फिर हमने उसको इमीडिएटली 10,600 पे कर दिया था टू बैंक। लेकिन आप बाय इंटरेस्ट देखो, उस पर फोकस करो। ईयर एंड पर मैंने बाय इंटरेस्ट में सिर्फ कितना इंटरेस्ट लिखा? 9 मंथ्स, और फिर ईयर क्लोज हो गया। तो समझ आ गया सबको? तो आपको 9 मंथ्स के इंटरेस्ट के बाद इसको क्लोज करना पड़ेगा और जब आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो 3 मंथ्स का बचा हुआ इंटरेस्ट अगले फाइनेंशियल ईयर में जा रहा हो। तो मतलब एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आपको ये दिक्कत थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती है कि वो बीच में मर गया तो आपको 3 महीने का इंटरेस्ट और या 9 महीने का जो भी होगा वो इंटरेस्ट अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार अवश्य खुद से करके देखना कि भाई अलग अलग डेटों पर अगर वो मर रहा है तो किस प्रकार से हमें ईयरली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो ये एग्जांपल जो था ये आपकी उसमें मदद कर देगा। बाकी 3 किश्तों में हमने पैसे दिए, वो एज इट इज बात रहेगी। अकाउंट बिल्कुल लोन अकाउंट की तरह ही बनेगा, एंड में जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर आखिरी कॉन्सेप्ट है इसका, वो भी एक बार देख लेते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट था इसका सेक्शन 37 का। ठीक है जी, सेक्शन 37 एक मतलब कानूनी सेक्शन है जो ये कहता है कि मान लो आपने किसी डिसीज पार्टनर को पेमेंट देने में देरी कर दी, आपने उसको पैसा टाइम से नहीं दिया, तो फिर तो जो भी एग्रीमेंट पे इंटरेस्ट लिखा होगा उस हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट दोगे, या जो भी एग्रीमेंट में शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा होगा वो दोगे। लेकिन हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता, तो बी पॉइंट बस पढ़ लो, देख लो और सीख लो। तो अगर मान लो एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो हम डिसीज पार्टनर को 2 चॉइस देते हैं, मतलब उसके एग्जीक्यूटर को 2 चॉइस देते हैं कि भाई या तो तुम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, और या फिर तुम हमसे शेयर ऑफ प्रॉफिट ले लो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा तुम वो ले लेना। तो हम उसको 2 चॉइस देते हैं। अब इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकालते हैं ना, वो ये रट लेना अच्छे से कैसे निकलता है, अभी एग्जांपल में दिखाऊंगा। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर हमें छोड़ के जा रहा है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, होल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, वो अभी क्वेश्चन में होगी, इनटू जो भी प्रॉफिट्स कमाए। तो आपको इससे डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैं एक डेमो दिखाता हूं आपको, एग्जांपल। मान लो सी मर गया था, ठीक है, और सी को कितने रुपए देने थे मुझे? 70,600। लेकिन मैंने 5 महीने तक उसको पैसे नहीं दिए, मैंने 5 महीने डिले करा, है ना। तो अब सी जो है वो हमसे, अच्छा ये तो वैसी एग्जांपल था, तो सी के पास 2 ऑप्शन होंगी, या तो वो हमसे 6% का इंटरेस्ट ले सकता है या फिर वो 5 महीने के प्रॉफिट में हमसे शेयर ले सकता है ना। तो अब देखो एग्जांपल ये है, ये वाला करता हूं डिस्कस।
ध्यान से बस आप ऑब्जर्व करना। इसमें ABC 3 पार्टनर्स थे 432 और C मर गया 1 जुलाई को, और तीनों की कैपिटल्स है 75, 65 और 45, और लिखा हुआ है कि अमाउंट इज अनपेड टू द सी फॉर 6 मंथ्स। हमने 6 महीने तक सी को पैसे नहीं दिए, और लिखा है कि 6 मंथ में हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 50,000 कमाया। तो अब आप देखो दोनों ऑप्शंस दिखाता हूं कि अब सी के साथ हम क्या कर सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन तो है कि हम सी को जो भी उसका अमाउंट है 45,000 उस पर 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके 6 मंथ्स के लिए 1350 इंटरेस्ट दे सकते हैं। ये तो हो गया ऑप्शन 1। तो पहले ऑप्शन 1 सबको क्लियर हो गया, इंटरेस्ट 6% पर एनम। दूसरा ऑप्शन, हम सी को कह सकते हैं कि भाई सी तुम्हें हम ना शेयर ऑफ प्रॉफिट देना चाहते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला बताओ, क्या सिखाया था? अमाउंट पेबल टू सी वो कितना है 45,000 होल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो तीनों की कैपिटल जोड़ोगे तो कितनी आ गई 185, है ना, इनटू प्रॉफिट्स। 6 महीने का प्रॉफिट्स कितना है 50। तो हमें एक अमाउंट मिल जाएगा 12,162 रुपए अप्रोक्स। तो ये उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट हम दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली सी दोनों ऑप्शन में से कौन सा वाला चूज करेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो ज्यादा है। तो क्लियर हो गया। तो इसका एक ही क्वेश्चन है बस सेक्शन 37 का, मतलब एग्जांपल से चाहे आप रिवाइज कर लेना जो मैंने सिखाया, नहीं तो एक क्वेश्चन जो करा है वो भी कर सकते हो। बट क्लियर हो गई कहानी, कॉन्सेप्ट। चलो, तो मतलब डेथ के कॉन्सेप्ट्स अगर देखें तो टोटल में यही सारे कॉन्सेप्ट्स थे। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। नरेश, अनिल एंड धीरज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। अनिल रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 92,800। ठीक है, अनिल जो है वो पार्टनर रिटायर हो गया और उसका कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 92,800। नरेश एंड धीरज पेड हिम सम अमाउंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कह रहे हैं नरेश और धीरज ने उसको कुछ अमाउंट पे करा है फुल सेटलमेंट में। द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल वॉज पास्ड एज फॉलोज, और गुडविल की जर्नल एंट्री ये दे रखी है एन डेबिट डी डेबिट टू ए। ठीक है, तो पहले तो कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट पेड टू अनिल। कह रहा है अनिल को कितने रुपए दे रहे हैं ये बताओ। चलो तो ये तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल है, बताओ कितने रुपए देंगे अनिल को। 92,800 तो है ही, और 7,200 आप उसको गुडविल का और दे रहे हो, तो कितना बन गया 1 लाख। तो ये तो सिंपल है। अब सेकंड में आपको दिमाग लगाना है, वो इसलिए आपको दूंगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नया रेशियो निकालना है, मतलब अनिल रिटायर हो गया, नरेश और धीरज का नया रेशियो निकालना है। तो निकालो, कितना आ रहा है, 135/216 और 81/216। उसको सिंप्लीफाई करो। मैं भी जब तक ट्राई करता हूँ। तो देखो जी, नरेश, अनिल और धीरज जो हैं 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, नरेश, अनिल और धीरज, और इनका रेशियो था 4:3:2 पुराना, पहले वो लिख रहा हूँ जस्ट 4:3:2। ठीक है, अब अनिल चला गया। देखो ये बात तो तय है कि कौन चला गया हमें छोड़कर, अनिल चला गया। तो इसको हटा देते हैं, अनिल हमें छोड़कर चला गया। तो अनिल का शेयर किस किस को मिलेगा बताओ, अनिल का शेयर किसको मिलेगा, दोनों को ही मिलेगा, है ना। अनिल का शेयर किन दोनों को मिलेगा, इन दोनों को ही मिलेगा। अब कितना मिलेगा बस ये मुद्दा है कि क्या ये इन दोनों को बराबर बराबर मिलेगा, मतलब क्या ये बराबर गेन कर रहे हैं, इनका गेनिंग रेशियो क्या है, व्हाट शेयर आर दे गेनिंग। मुद्दा ये है कि क्या ये बराबर बराबर गेन कर रहे हैं, नहीं। अब गेनिंग कैसे पता चलेगी आपको, रेशियो, गेनिंग रेशियो कैसे पता चलेगी, हाँ, गुडविल की एंट्री से। इसीलिए वो एंट्री देता है क्योंकि गुडविल की एंट्री में एन और डी जो डेबिट होते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये किस रेशियो में डेबिट हो रहे होते हैं, गेनिंग रेशियो में।
तो 39 और 33 जो ये फिगर्स हैं ये गेनिंग रेशो है इन दोनों की एक तरह से। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, मतलब कितना हो गया 13:11। हाँ 13:11। तो 13:11 का मतलब हो गया 13/24 और 11/24। अब ये गणित सॉल्व कर लो n और d की। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है जी 5/8 और 3/8, यानी कि नया रेशो आ गया 5:3। ठीक है, तो मैं गणित नहीं कर रहा हूँ, मुझसे एक्सपेक्ट भी मत करना कि सर गणित फ्रैक्शन आप सॉल्व करके दिखाओ, वो आपका काम है। उत्तर बिल्कुल यही आएगा सही, 5:3 है ना। तो बिल्कुल सही आ रहा है 5:3। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी पढ़ते हैं पहले। नकुल, मंजीत एंड कमल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:1। ठीक है, 3 पार्टनर हैं इसमें भी। मंजीत रिटायर एंड गेनिंग रेशियो बिटवीन नकुल एंड कमल इज 4:5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो निकालो, नकुल, मंजीत और कमल 3 पार्टनर हैं, 4:3:1। ठीक है, और इस बार कौन रिटायर हो रहा है? मंजीत रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो मंजीत हमें छोड़कर देखो चला गया, तो मंजीत का शेयर किसे मिलेगा? दोनों को ही मिलेगा, है ना। मंजीत का शेयर दोनों को ही मिलेगा। अब कितना कितना मिलेगा, बस ये है मुद्दा, क्या ये बराबर बराबर ले रहे हैं? दे रखा है ना इस बार गेनिंग रेशियो, इस बार दे रखा है, तो इस बार आपको एंट्री से नहीं देखना पड़ा, इस बार डायरेक्टली दे रखा है कि भाई इनका गेनिंग रेशियो है 4:5। तो 4/9 और 5/9। तो ये बिल्कुल क्लासिक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, रिटायरमेंट में रेशियो निकलवाने का। ठीक है, तो ये आ गया जी 2:1। गणित आप सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, नया रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, नया रेशियो। ठीक है, 2:1, परफेक्ट। ठीक है, समझ गए प्रोसेस। चलो थर्ड क्वेश्चन पे लिखा है, डेविड, डॉली एंड दिव्या आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1। दिव्या रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म and David and Dolly decided to share future profits in the ratio 3:2। ठीक है, at the time of Divya's retirement goodwill of the firm was valued at 90,000। कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखाओ विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो खैर हम तो वैसे भी नहीं ओपन करते, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो पहले आप करो, 2 मिनट आपके पास है, फिर मैं करूँगा। तब तक लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत कि भैया डेविड, डॉली और दिव्या पार्टनर्स थे 3:2:1 और दिव्या रिटायर हो गई। ठीक है, और डेविड और डॉली अब कह रहे हैं कि हम भविष्य में 3:2 रेशो में बांटेंगे। चलो, तो गुडविल की एंट्री करनी है। सर डेबिट अकाउंट डेबिट, डॉली अकाउंट डेबिट, टू दिव्या 9,000 6,000। ठीक है, चेक कर लेता हूँ। तो देखो इसका स्टेप सीख लो कैसे सिखाया था। तो सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर होती है, ठीक है, उसको क्रेडिट करना है, ये सिखाया था। तो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ, सीधा गुडविल को पकड़ो और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल कर उसको क्रेडिट करो। ये तो करना ही करना है बस। अब डेबिट किन दोनों को कर देंगे? जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए, डेविड को डेबिट कर देंगे और डॉली को डेबिट कर देंगे। और किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो यहाँ पर इत्तेफाक से पुराना रेशो ही गेनिंग रेशो बन जाएगा क्योंकि सेम है। तो 3:2 में बांटो। कितना बता रहे थे? 9,000 और
6,000, सही आ रहा है। तो डेबिट डेबिट 9,000, डॉली डेबिट 6,000, टू दिव्या 15,000। चलो अब मज़ेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 4/9, 1/3 और 2/9। ठीक है, तो बड़ा अजीब तरीके से दे रखा है, खैर, लेकिन बेसिकली 4/9 और 1/3 को आप 3/9 लिख सकते हो और 2/9। B retires and A and C decided to share future profits in the ratio 1:2, तो रेशो बदल गया। It is decided to adjust B's share of goodwill in the account of continuing partner. Fill in the missing entry in the following journal entry। ठीक है, तो उसने एंट्री तो कर रखी है थोड़ी सी, लेकिन कह रहा है मिसिंग फिगर भरो। तो C कितने रुपए डेबिट होगा वो निकालना है, A कितने रुपए क्रेडिट होगा वो निकालना है। बाकी B का शेयर दे रखा है कि भैया B का शेयर है 30,000, है ना। तो जो भी गुडविल होगी उसमें मल्टीप्लाई कर दिया B का शेयर, तो वो वैल्यू दे रखी है 30,000। तो खैर इससे आप क्या पता लगा सकते हो इसे, हाँ, फर्म की गुडविल वो कितनी आ रही है, 90,000, सही। तो उससे सैक्रिफाइस रेशियो मतलब निकाल लेंगे हम, वो निकाल लेते हैं ए की सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगी, A और B की, हाँ, मतलब B तो रिटायर हो गया, A और C की, बी का तो दे भी दिया ना, B का तो दे दिया, तो A और C का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाल लेते हैं। तो ठीक, इसमें ए सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ए सैक्रिफाइस कर रहा है भाई, बोल रहा है ए का गेन A क्या कर रहा है, A गेन कर रहा होगा, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, अच्छा A सैक्रिफाइस कर रहा है और C गेन कर रहा होगा। निकाल लेते हैं, चलो A का ओल्ड शेयर है 4/9 और C का ओल्ड शेयर है 2/9 और माइनस कर देते हैं, न्यू शेयर है 1:2। हाँ ये ठीक है, तो ये बताओ कितना आ रहा है, और माइनस वो जो भी आ रहा है, ये आ गया 9, 4 - 3 1/9 पॉजिटिव, तो मतलब सैक्रिफाइस, उल्टा क्यों बोल रहा था तो यही गलती नहीं करनी, Concept देखना सर। कॉन्सेप्ट, हाँ। चलो खैर, टोटल आंसर आ रहा है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, टू ए कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बी कैपिटल अकाउंट 30,000। ठीक है, तो गुडविल को मल्टीप्लाई कर देते हैं C के गेनिंग शेयर से 4/9, तो C का आ जाएगा 40,000 और A का मल्टीप्लाई कर देते हैं गुडविल को सैक्रिफाइसिंग शेयर 1/9 से, तो A का आंसर आ जाएगा 10,000। B का तो दे ही रखा है, तो सही हो गई एंट्री। C डेबिट 40,000, 2A 10,000, 2B 30,000 तो गिवन ही है। चलो, तो ये भी 3 नंबर में देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, लेकिन ये वाला भी है ना, आपको एप्लीकेशन करवा सकता है इस तरह से। अब 5वां करते हैं, हाँ 4 नंबरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेथ का है। यू आर गिवन द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C हु वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:2:1। ठीक है भाई, ये मेरे साथ ध्यान से करना। 3 पार्टनर्स का रेशो दे रखा है। अब बैलेंस शीट में देखो पहले तो क्या क्या नज़र आ रहा है, एक है चॉकलेट और एक है एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो इसको भी आप पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ कर दोगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और गुडविल को भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ कर दोगे। अब लिखा है बी डाइड ऑन 15 जून 2023। अब बी 15 जून को मर गया, तो कितने महीने बाद मरा, अप्रैल, मई और जून के सिर्फ 15 दिन, तो इसका मतलब वो 2.5 मंथ्स बाद मर गया। अब क्या क्या बातें हम बी को देंगे, लिखा है अकॉर्डिंग टू डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज ऑफ पास्ट 4 years प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले आप गुडविल निकालोगे और उसका शेयर निकालोगे। थर्ड, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 years प्रॉफिट, अगेन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालोगे।
बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे 12% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स ये दे रखे हैं, तो ये तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लोगे। अब कह रहा है बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड द अमाउंट ड्यू, ANC continued as partners by taking over B's share equally। बताओ इस लाइन का क्या मतलब है? बिल्कुल सही, कि B का शेयर A और B ने जो है मतलब A और C ने इक्वली ले लिया है। सर B का शेयर कितना था पहले? और B का शेयर तो खैर ऊपर से देख लेते हैं, जितना भी था। ओल्ड शेयर था 2:2:1, तो मतलब B का शेयर था 2/5। तो कह रहा है वर्कआउट द अमाउंट पेबल टू बीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कह रहा है बताओ बी के रिप्रेजेंटेटिव को आप कितने रुपए दोगे। ठीक है, तो टाइमर लगा लो, 6 मिनट आपके हैं, फिर मैं। जो बी का निकालना है ना हमको, तो मैं तब तक कोरा कोरा एक वो बना लेता हूँ स्ट्रक्चर की, भाई बी पार्टनर मर गया तो हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे वो मैं पहले ऐसी, मैं थोड़ा गंदा फॉर्मेट बना रहा हूँ लेकिन आप चाहे सुंदर बना लेना, कि भाई बी पार्टनर मर गया तो कैसे मरे हुए पार्टनर का शेयर निकालना है, वो बातें लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले तो बाय बैलेंस BD, जो भी उसकी कैपिटल होगी, ठीक है, वो लिखेंगे। फिर जनरल रिज़र्व में जो उसका शेयर होगा बाय रिज़र्व, वो लिखेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल में जो राइट ऑफ हुआ उसका शेयर डेबिट में टू गुडविल, वो लिखेंगे। फिर बाय A और बाय C, इसमें क्या लिखेंगे, जो गुडविल का शेयर निकालोगे आप A और C जो देंगे वो लिखेंगे। और बाय A और बाय C जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालोगे वो लिखोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो आप P&L सस्पेंस नहीं लिख सकते। याद आ गई ये बात? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हुआ है ना, क्योंकि गेनिंग रेशियो है इनका 1:1, तो इसका मतलब कुछ बदल गया। तो अब आप पार्टनर का नाम लिखना है, P&L सस्पेंस नहीं लिखना। आई होप ये बात भी याद हो, इम्पॉर्टेंट है ये भी बात। और एक क्या लिखोगे, बाय उसने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें लिखकर फिर जो बैलेंस बचेगा वो आप उसके एग्जीक्यूटर बाबू को दे दोगे। तो अब इसमें से जो जो आपने निकाल लिया कंफर्टेबली वो आप बता दो। सर IOC 625। ठीक है, तो पहले कैपिटल लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो कैपिटल 25,000 थी। IOC 2.5 महीने की निकाली ना, 2.5 मंथ की, ठीक, 625। बाय रिजर्व फंड 10,000। रिजर्व 10,000, गुडविल मतलब ये वाली लिख रहा हूँ पहले तो, राइट ऑफ वाली। और वो 5,000 की आ रही है। अब वो चेक कर लेते। तो पहले तो ये बताओ आपने गुडविल निकाली फर्म की, 48,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, मतलब एवरेज प्रॉफिट 64/4, 16, और गुडविल आएगी 16 × 3, ठीक है। उसका शेयर जो है तो अब उसका शेयर निकालो बी का, 2/5 था, 19,200। हाँ, 19,200 को A और C में बराबर बराबर बांट दो। तो वो है 9,600 9,600 और 9,600। प्रॉफिट सर अजीब सा आ रहा है। मेरा प्रॉफिट आ रहा सर टोटल 1,333 रुपीज़। वो चेक कर लेते हैं। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो उसके लिए एवरेज प्रॉफिट कितना था, 16,000 इंटू 2.5 महीने बाद मर गया, 2.5/12, और इंटू बी का शेयर 2/5। तो ये निकाल लो कितना आ रहा है, 13,333 ही आ रहा है शायद। हाँ, 1300 है ना, ऐसे ही कुछ आ रहा है, यही आ रहा है ना। 0.33 छोड़ो फिर, तो 1,333 छोड़ देते हैं। मैं सॉरी, राउंड ऑफ तो और तो नहीं कर सकते ना, 0.33 है ना, क्योंकि
तो 1333 रुपये आ गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, बाकी आप आईओसी की जगह पीएनएल सस्पेंस भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हालांकि इसमें पीएनएल सस्पेंस मत लिखना क्योंकि रेशो चेंज हो गया, तो आप आईओसी ही लिख दो, नहीं तो फिर वो भी ए और सी में ही बटेगा वैसे तो लॉजिकली। लेकिन ठीक है, चलो इतना भी टेक्निकल ना बनो, तो चाहे आईओसी लिख लो चाहे पीएनएल सस्पेंस लिख लो। खैर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा था 1333, तो ए और सी में बराबर बराबर बांटो, 666 और 667, एक को 1 रुपये ज़्यादा कर लेते हैं, एक को 1 रुपये कम कर लेते हैं। 20 एग्जीक्यूटिव मिलेंगे 44,158 रुपीस। टोटल कितना आ रहा है? 56,158। यस ठीक है, तो एग्जीक्यूटर को मिल जाएंगे 44,158। 158। हाँ परफेक्ट, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है जी। चलो, तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। नंबर 6 जो है ये बड़े क्वेश्चन है ना, 6 नंबर ही बहुत ज़रूरी है करने। फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2003, ठीक है, ऑफ JNL हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:2:1। ठीक है, बाकी इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में मुझे मिला चॉकलेट, मुझे मिली एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो ये तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और राइट ऑफ कर देंगे। फिर लिखा है जे रिटायर ऑन 1 अप्रैल ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ से ध्यान से पढ़ना, जे रिटायर हो गया तो सबसे पहला पॉइंट तो दे रखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ 21,000 रुपये। तो जल्दी से कॉन्सेप्चुअल एंट्री बताओ क्या करेंगे हम। जे को तो क्रेडिट कर देंगे, उसका शेयर निकाल के, हाँ, एन और एल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री खत्म। और जे का शेयर होगा 4/7, तो 12,000 जे को मिलने चाहिए। ठीक है, तो जे का शेयर होगा 4/7, तो ये आ गया 12,000। और उन दोनों का शेयर कितना बच गया? उन दोनों का बच गया 2:1, हाँ, तो 8 और 4 बिल्कुल सही। तो गुडविल की एंट्री तो आपकी ये लो मज़े मज़े में ही हो गई। उसके बाद लिखा है द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी वैल्यूड एज अंडर। तो ये तो आप खुद ही कर लोगे, रिवैल्यूएशन का खेल है। थर्ड पॉइंट पढ़ लो बस धीरे धीरे। नरेंद्र एंड लक्ष्मण वर टू इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस। तो पहले तो इसकी एक एंट्री बता दो, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल, बिल्कुल सही, टू एल कैपिटल, बिल्कुल सही। तो ये अपने अपने घरों से एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं। एंड के आगे पढ़ लो, एंड 16,200 वर टू बी पेड टू जगमोहन। जगमोहन को आप 16,200 तो इमीडिएटली पे कर दोगे, और बैलेंस जो बचेगा वॉज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 9%। तो ये क्लासिक क्वेश्चन है, रिटायरमेंट के अंदर इस तरह का देगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड जगमोहन्स लोन अकाउंट अंटिल इट इज़ पेड। ठीक है, तो अपना टाइमर लगा के बैठो, 12 से 15 मिनट का एग्जैक्ट शार्प, उसके अंदर कंप्लीट करना है आपको फास्ट तरीके से। 12 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि 6 मार्क है ना, तो आप 12 मिनट लेकर चलो टेंटेटिव। बाकी फास्ट करना है तो 10 मिनट के अंदर भी खींच सकते हो। चलो, तो स्टेप और प्रोसेस पे फोकस करना। पहले रिवैल्यूएशन में कितना आंसर आ रहा था बताओ? लॉस आ रहा था 1400। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में तो 1400 का लॉस आ जाएगा। तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देंगे, 800, 400 और 200। बाकी कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग चेक कर लो। मेन तो कैपिटल अकाउंट के अंदर तीनों के बाय बैलेंस बीडी आ गए, फिर ये हमारी गुडविल वाली एंट्री आ गई 8,000 4,000 वाली, है ना, जे को मिल गया, और एन और एल डेबिट हो गए। बाकी जनरल रिजर्व तीनों को बांट दिया, 6, 3 और 1 1500, और एग्जिस्टिंग गुडविल भी राइट ऑफ हो गई।
बस बाकी वो एक एडिशनल कैपिटल जो लाए थे वो एंट्री आ गई, बाय कैश 20,000 और 500, और रीवैल्यूएशन का जो लॉस है वो डेबिट में आ गया। बाकी ये देख लो आंखें फाड़ फाड़ के, जे को कितने रुपए हमने इमीडिएटली पे कर दिए थे, 16,200, और जो बच गया वो कितना बच गया लोन, 27,000 रुपये। तो ये लोन बच गया और ये इनके कैपिटल बैलेंस बच गए दोनों के, 32,600 और 16,300। ठीक, पोस्टिंग एक काम करते हैं सर, पहले पोस्टिंग तो चेक करो। चलो बैलेंस शीट का वो चेक कर लो, मेन चीज़ देखो, प्रोसेस चेक कर लो। बैलेंस शीट के अंदर ये जो लोन है एक तो ये आपको दिखाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जो कैपिटल आए वो दिखा दोगे दोनों के, और जो भी चेंजेस हुए वो आ जाएंगे। तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 91,900, है ना। बैंक बैलेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि वो कुछ पैसे लाए भी थे और कुछ पैसे हमने पे भी करे थे, है ना। हाँ कैश, तो कैश बैलेंस आपका चेंज हो जाएगा। कैश बैलेंस कुछ पहले था नहीं, अब आ जाएगा। हाँ 25,000 ये लाए भी थे घर से, 16,200 और 16,200 जो है वो हमने पे भी कर दिए थे। बाकी लोन अकाउंट देख लो अगर किसी को नहीं आता तो। सबसे पहले लिखना है इसमें बाय जे कैपिटल अकाउंट 27,000, ये होता है स्टेप 1। फिर आपको इसका इंटरेस्ट लिखना है बाय इंटरेस्ट, ये होता है स्टेप 2, जो आएगा 2430। फिर आपको पहली इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ये है स्टेप 3, टू बैंक। अब इसमें आप 9,000 तो प्रिंसिपल के लिखोगे और साथ ही साथ इंटरेस्ट जोड़कर पे करोगे 11,430। क्लियर है, बस ये स्टेप मेन है। बाकी सेकेंड ईयर में भी सेम, ये आपका बैलेंस बच गया 18,000, फिर उस पर आप इंटरेस्ट निकाल दोगे स्टेप 2, और फिर स्टेप 3 में आप पेमेंट कर दोगे। इसी तरह 9,000 बच गया और लास्ट उसका इंटरेस्ट निकाल दोगे और वो पे कर दोगे, तो एंड में बैलेंस आपका ऑटोमेटिकली निल बच जाएगा। चलो ठीक है ना। हाँ 810 इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट हो गई 9810। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7th, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5:3:2। ठीक है, साथ साथ कर लेंगे। चलो अब इसमें इनकी बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में एक तो है चॉकलेट, P&L अकाउंट, उसके बाद बस बाकी दे रखा है ऑन द अबव डेट सुषमा रिटायर्ड एंड इट वाज एग्रीड दैट। तो आप मेन देख लो, कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है जिसमें आपको डर लगे। नंबर 1, फिक्स्ड एसेट भी रिड्यूस टू 2,90,000, ये आप कर लोगे। सेकंड, रिवैल्यूएशन का ये भी आप कर लोगे। थर्ड एक बार बता दो, स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 2,18,000। तो पहले तो स्टॉक की वैल्यू कह रहा है 2,18,000 हो गई, तो इतना पोर्शन तो आप रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड कर लोगे नुकसान, 22,000 का नुकसान। लेकिन फिर आगे लिखा है सुषमा टुक ओवर स्टॉक एट दिस वैल्यू, इसकी एंट्री बताओ। कैपिटल अकाउंट में स्टॉक का स्टॉक आ जाएगा। हाँ, तो सुषमा डेबिट 2,18,000 टू स्टॉक। तो बैलेंस शीट से आपका स्टॉक अब गायब हो जाएगा और सुषमा के कैपिटल में डेबिट साइड पे लिख लेंगे। बाकी लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज 8 लाख। सुषमा शेयर वॉज ट्रीटेड बाय डेबिटिंग गौतम एंड कनिका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल की एंट्री वही करनी है आपको, गौतम को डेबिट करना है, कनिका को डेबिट करना है और टू सुषमा। बाकी 5th पॉइंट पढ़ लो, ये है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके इस साल एग्ज़ाम के लिए। तो देखो क्या है ये, सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो गया, और साथ ही साथ कह रहा है एंड बैलेंस ऑफ 58,000 वॉज लेफ्ट इन द बैंक। तो आपको बैंक में 58,000 का बैलेंस भी कह रहा है छोड़ना है। तो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है 1,40,000, लेकिन रिक्वायर्ड कैश बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है, 58,000। तो इसके स्टेप याद होने चाहिए, अभी थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा। वैसे
बाकी गौतम एंड कनिका विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 2:3। तो नया रेशियो आपको 2:3 दे रखा है, और ओल्ड रेशियो कितना दे रखा था इनका 5:3:2 है ना। तो सुषमा रिटायर हो गई थी, मतलब सुषमा का शेयर था 5/10, और गौतम और कनिका का नया रेशियो दे रखा है 2:3। तो आपको इसमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब निकालना पड़ेगा, चेंज हो गया क्योंकि, और फिर गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी जो भी बनेगी अकॉर्डिंगली, है ना। तो ये हटा देता हूँ, क्या पता कुछ और बने, ठीक है ना। तो ये काम करना है पहले आपको। बाकी तो क्वेश्चन कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। तो करो जी, आपका समय शुरू होता है। क्या बच्चा तो मैं लिख देता हूँ, तो कम से कम इतना बच्चों को क्लियर रहेगा। तो गेनिंग रेशियो जो आएगा वो आएगा 1:4। तो गुडविल की एंट्री में आप गेनिंग रेशियो 1:4 का उपयोग करना। चलो कर लेते हैं जी चेक। तो रीवैल्यूएशन में तो आपका लॉस आ रहा था 1 लाख का, वो तो सही है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में 1 लाख का लॉस आ गया, जो तीनों पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 5:3:2। अब कैपिटल अकाउंट और उसमें निकली हुई फिगर्स एक बार अच्छे से समझ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा चाहे। बाय बैलेंस बीडी लिख लिया, पीएनएल जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल की एंट्री आ गई, देखो गौतम डेबिट, कनिका डेबिट 1:4 रेशियो में, टू सुषमा। तो गौतम में डेबिट हो गया, कनिका में डेबिट हो गया और सुषमा में क्रेडिट हो गया। बाकी रिवैल्यूएशन का लॉस था वो तीनों में डेबिट हो गया, और सुषमा ने एक स्टॉक टेक ओवर कर दिया था, वो वाली एंट्री आ गई, देखो 2,18,000 की, ठीक है। तो पहले सुषमा का बैलेंस तो सीधा सीधा आपका बच जाएगा 2 बैंक 482। तो रिटायरिंग पार्टनर तो सीधा सीधा ये घर चली गई, ठीक है। अब गौतम और कनिका के बैलेंस से फिर टोटल कैपिटल लगाकर ये जो स्टेप है ये सीख लो अगर भूल गए तो। अब गौतम और कनिका का कैपिटल बैलेंस कितना बच रहा था, गौतम और कनिका का जो वैसे बैलेंस बचेगा 1,70,000 और 30। अब इसमें हम जोड़ते हैं जो रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस बच रहा है, वो कितना था 482। मतलब तीनों पार्टनर के बैलेंस को जोड़ना है और प्लस क्या करना है, जितना कैश हमें क्वेश्चन कह रहा है रिक्वायर्ड है, ये रहा, वेरी गुड, और माइनस जितना कैश अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में है 1,40,000। तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगी जो आएगी 6 लाख। बस इसको नए रेशो में डिवाइड करना है जो है 2:3। तो 6 लाख को एक बार 2:3 में बांटो, 240 और 360, बस। तो देखो यही फिगर्स आपको दिख जाएंगी। तो 240 और 360 ये इनके देखो जी के और एन के कैपिटल बैलेंस आ गए, 240 और 360। तो ये फिगर लिखने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर बचेगा बाय बैंक, जी लाएगा 70 और एन लाएगी 330। तो कैपिटल अकाउंट का आपका नज़ारा जो है वो ऐसा होएगा। बाकी बैलेंस शीट का टोटल बता दो कितना आ रहा था, 7 लाख। मैं सही भेजा बच्चों ने, वैसे 7 लाख ही आ रहा है, वो भी चेक कर लो वैसे, है ना 7 लाख। चलो बैलेंस शीट तो इजी थी इसकी। बैंक बैलेंस तो 58 जो गिवन है वही आ जाएगा, बाकी स्टॉक बैलेंस शीट से गायब हो जाएगा, और जो बाकी चीज़ें हैं वो एज इट इज़, कैपिटल 240 और 360। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और है वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए लिखा इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में क्योंकि डेथ में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है। ABC वर कैरिंग ऑन द बिजनेस विद द फॉलोइंग एसेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। तो ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनका आपको मतलब कुछ एसेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 5:3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। कैपिटल इज़ ऑल्सो शेयर्ड इन द सेम रेशियो। चलो तो पहले आप इनकी कैपिटल निकालो ज़रा कि इनकी कैपिटल कितनी है। तो इनका फर्नीचर है 18 का, मशीन है 72 की,
कैश है 10,000 और डेटर है 20,000, तो टोटल एसेट्स कितने बन गए? 1,20,000। तो इसका मतलब इनकी कैपिटल भी कितनी हो गई? 1,20,000। तो वो कह रहा है ABC की कैपिटल 5:3:2 के रेशो में है, तो कितनी कितनी हो गई? 60, 36, 20। अब आगे दे रखा है बी डाइड ऑन 30 सितंबर 2023। 6 महीने बाद बी की मृत्यु हो गई। हिज सन क्लेम्ड हिज फादर्स इंटरेस्ट इन द फर्म। तो वही आपको चीज़ें दे रखी हैं क्या क्या मिलेंगी। अलाउ इंटरेस्ट, अलाउ हिज कैपिटल टू हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ डेथ। गिव 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है वो निकाल लेंगे। ही हैड बीन ड्राइंग 600 रुपये पर मंथ विच ही विड्रू इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ये निकाल लेंगे। ही बी अलाउड टू रिटेन दीज ड्राइंग एज पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी आप निकाल लेंगे। और इंटरेस्ट एट 6% पर एनम टू बी चार्ज ऑन हिज ड्राइंग, तो ये भी आप निकाल लोगे। और गुडविल वॉज इवेल्युएटेड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स विच वर 21,000, तो मतलब गुडविल का उसका शेयर निकालना है, शेयर निकालना है, ठीक है। वो ए और सी में बांट लेंगे। तो बेसिकली आपको बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सर बस मुझे ड्राइंग का डाउट हो रहा है, जो 600 रुपये की ड्राइंग है पर मंथ, उस पे 6% का इंटरेस्ट है ना? उस पर 6% का इंटरेस्ट है। 36,000 होगी टोटल। हाँ, 6 महीने की ड्राइंग ले लो, क्योंकि उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, डेबिट, ड्राइंग तो डेबिट साइड पर। वो तो उसको एज शेयर ऑफ, वो फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट की तरह उसको दोगे तो उसको P&L सस्पेंस क्रेडिट लिखोगे। तो ड्राइंग अपना काम करेगी, कह सकते हो, लेकिन शो करना पड़ेगा आपको अकाउंट में, राइट। तो एक बार आप अकाउंट बनाकर फिर देखो, फिर मैं भी बनाता हूँ, फिर चेक कर लेंगे। तो IOD के लिए थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई क्योंकि 6 महीने का ही सवाल है ना, 6 महीने बाद मर गया तो वो हर महीने की बिगनिंग में पैसा निकालता है। तो फर्स्ट ड्राइंग उसने कहाँ करी होगी? बिल्कुल पहले महीने के पहले दिन। फिर दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीना हो गया, चौथा महीना हो गया, पांचवा महीना हो गया, और लास्ट ड्राइंग उसने कहाँ करी होगी? छठे महीने के पहले दिन। तो बेसिकली जब आप एवरेज पीरियड निकालोगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 महीना प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें आपका एवरेज पीरियड निकलेगा 3.5। तो जैसे कितनी आई IOD? टोटल ड्राइंग 3600 6 महीने की इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 3.5/12, कितना आ रहा है? 63। हाँ, तो IOD IOC बताओ। हाँ, IOC तो आप सीधा निकाल लो, जो भी उसकी सीधा है 5% पहले वो 1200 हो जाएगा, कैपिटल दे रखी है। 1200 हो जाएगा, तो इसको 1/2 कर देंगे। हाँ, तो 24,000 इंटू 5% इंटू 6/12 कितना आ रहा है? 600। ठीक, अब बाकी और निकालो, फिर चेक करता हूँ फाइनल आंसर। बी की कैपिटल 24 नहीं दी, करेक्शन कर देता हूँ, बी की कैपिटल तो 36,000 थी ना। तो IOC तो सीधे 900 हो जाएगा। हाँ, IOC फिर 900 बनेगा और कैपिटल बी की 36 थी, वो करेक्शन करके फिर करो सही। चलो तो देख लेते हैं बाय बैलेंस BD। देखो 36,000 रुपये ये कैपिटल आ गई, बाय इंटरेस्ट 900 आ गया। बाकी येलो कलर पे पूरा फोकस करना, चील की तरह नज़रें गाड़ के। ड्राइंग्स थी उसकी 3600 है ना, 600 6 महीने की, और उसने कहा था जो उसकी ड्राइंग है उसी को वो अलाउ कर दिया कि तुम एज ए प्रॉफिट रख लेना। तो इसीलिए बाय P&L सस्पेंस भी कितना लिखना है? 3600। तो आपको शो करना पड़ेगा, नलीफाई ऐसे करके नहीं दिखाना। बाकी तो गुडविल का शेयर आ ही गया था उसका 12,600, A लेगा 9,000 और C लेगा 3600 गेनिंग रेशो में बस। और IOD भी 63 हमने निकाल लिया था। तो फाइनल बैलेंस बिल्कुल सही बच रहा है 49,437, परफेक्ट। चलो ठीक है, डन।